जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीएचडी के कोर्स वर्क के बारे में कि पीएचडी का कोर्स वर्क क्या सबके लिए ज़रूरी है तो कितना ड्यूरेशन होता है, उसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम अगर आपका जब कोर्स वर्क के बाद आपका एग्ज़ाम भी होता है, ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में कितने परसेंट मार्क्स चाहिए होते हैं, अगर आप फेल हो जाते हो तब क्या होता है, पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हो या फिर रेगुलर पीएचडी कर रहे हो, दोनों के लिए ही कोर्स वर्क में क्या क्या चीज़ें हैं सेम रहती हैं वो मैं डिस्कस करूँगी, और कोर्स वर्क में क्या चीज़ें अलग हैं पार्ट टाइम और रेगुलर में वो भी डिस्कस करेंगे। तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही हम आज के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, तो आपको कोई ताकि थोड़ा सा भी डाउट ना बचे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन एंड एंड तक ज़रूर से देखना, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके जाना। प्लस अपने जो पीएचडी के फ्रेंड्स हैं जो पीएचडी करना चाहते हैं या फिर पीएचडी में एडमिशन हो चुका है या होने वाला है, उनको भी आप शेयर ज़रूर से करना, क्योंकि ये सबके लिए है। सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम। ये तो आप सबको पता ही होगा, 3 साल की आपकी मिनिमम पीएचडी होती है इंक्लूडिंग कोर्स वर्क। तो पहले के जो कोर्स वर्क के जो पहले स्टार्टिंग में कोर्स वर्क होगा 6 महीने का, ठीक है, 6 मंथ का कोर्स वर्क है, तो वो 6 महीने जो है वो 3 साल के अंदर ही इंक्लूडेड माने जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोर्स वर्क पहले 6 महीने का होगा फिर प्लस 3 साल के अलग से पीएचडी, ऐसा कुछ नहीं है। वो 6 महीने इसी 3 साल का पार्ट होंगे, ठीक है। आपका कोर्स वर्क होगा, क्या कोर्स वर्क क्या होता है ये सब चीज़ें मैं भी बताऊंगी, और मैक्सिमम जो आपकी पीएचडी है 6 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, ये यहाँ पे मेंशन्ड है, ये यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। देन उसके अलावा मैक्सिमम उसके अलावा 2 साल और एक्सटेंड हो सकती है आपकी पीएचडी अकॉर्डिंग टू एसआरसी। आपके तीन कमेटी होती है, तो उसमें से एक एसआरसी कमेटी होती है और डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कमेटी होती है। तो वाइस चांसलर के रिकमेंडेशन पे आपकी मैक्सिमम 2 साल और एक्सटेंड की जा सकती है। अगर 6 साल तक आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो यहाँ पे मतलब 8 साल। एंड उसके बाद भी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं या जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, जो 40% से ज़्यादा डिसेबल हैं, ठीक है, या फिर फीमेल कैंडिडेट्स है जिनकी शादी हो जाती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उनको 1 साल के लिए अलग से मैटरनिटी लीव चाहिए होती है, तो उनके लिए भी 240 डेज यानी कि अप्रॉक्स 1 साल और पीएचडी को एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है, और उसकी ड्यूरेशन बढ़ाई जा सकती है। तो ये छोटी मोटी बातें थी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ कोर्स वर्क। तो मैंने जैसे आपको बताया कि 6 मंथ होता है, तो क्या मैम हर जगह 6 मंथ होता है? तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जैसे कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 6 मंथ्स होता है। इनफैक्ट जेएनयू में, बीएचयू में भी 6 मंथ का कोर्स वर्क होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 3 महीने का भी कोर्स वर्क कराती हैं या 4 महीने का भी कोर्स वर्क कराती हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर क्राइटेरिया, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, जिसमें भी आपका एडमिशन होगा या होने वाला है तो आप वहाँ पे पता कर सकते हो। अब मैम ये बताओ, कोर्स वर्क क्या सबके लिए कंपलसरी है, चाहे फिर वो आप पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हो या रेगुलर पीएचडी कर रहे हो? तो येस, चाहे आपके पास जेआरएफ है नहीं है, चाहे आपके पास नेट है नहीं है, वो कोई मैटर नहीं करता, वो पीएचडी एडमिशन तक मैटर करता है। अब आप पीएचडी में एडमिशन ले चुके हो तो सब इक्वल है, पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, ठीक है। तो और ये भी ऑफलाइन मोड में होता है 6 महीने का। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, चाहे आप पार्ट टाइम पीएचडी भी कर रहे हो ना, तो 6 महीने का कोर्स वर्क ऑफलाइन मोड में करवाती है। तो वो कैसे करवाती है? वो या फिर तो सैटरडे संडे क्लास रख लेती है और बोलते हैं कि आपको हर सैटरडे संडे कैंपस में आना है क्लासेस लेने, और जो रेगुलर स्टूडेंट है वो तो मंडे टू सैटरडे जाते ही हैं या मंडे टू फ्राइडे मान के चलो। या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपके पास ऑप्शन भी है, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो आपको ऑनलाइन लिंक शेयर कर दिया जाता है, जो कि कौन, पार्ट टाइम पीएचडी वालों के लिए, कि आप ऑनलाइन घर बैठे भी क्लासेस ले सकते हो कोर्स वर्क की, लेकिन अटेंड सबको करना होता है, और कम से कम इसमें 70% अटेंडेंस कंपलसरी होती है, 70 to 80% अटेंडेंस, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपका एग्ज़ाम भी होता है कोर्स वर्क का। चलो मैं एग्जाम का यही बता देती हूँ, सिलेबस अभी समझाऊंगी। तो अगर जब आप कोर्स वर्क का सिलेबस पढ़ते हो, फिर आपका 6 महीने का कोर्स वर्क हो गया, आपका एग्जाम होगा, ठीक है। अगर आप एग्जाम में 55% मार्क्स लेकर आते हो तो आपको पास कंसिडर किया जाएगा, और उसके बाद आप अपनी पीएचडी आगे कंटिन्यू कर सकते हो। रिसर्च प्लान सबमिट करना होता है, उसको अप्रूव करवाना होता है अपने सुपरवाइजर से, और कमेटी से, एसआरसी कमेटी होती है, डीआरसी कमेटी होती है, 3 कमेटीज़ होती हैं, तो उनसे आपको अप्रूव कराना होता है। देन आपका उसके बाद का क्राइटेरिया है। अगर मान लो आपके 55% नहीं आए, ठीक है, कोर्स वक्त आपने कुछ क्लासेस नहीं ली या आपने सही से पढ़ाई नहीं की, तो क्या होगा? तो फिर आपको बोला जाएगा कि फिर से 6 महीने का कोर्स वर्क करो, और फिर 6 महीने बाद फिर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और दूसरी बार में भी आप फेल हो गए, कि आपने पहला कोर्स वर्क तो जो सब बच्चे कर रहे थे वो उनके साथ आप पास नहीं हुए, दूसरे अटैम्प्ट में भी फेल हो गए, तो क्या होगा? दूसरे अटैम्प्ट में भी अगर आप फेल हो गए तो आपकी पीएचडी जो है कैंसिल हो जाएगी। हाँ जी। पीएचडी के कोर्स वर्क को बहुत
इम्पॉर्टेंस देना, उसको बहुत सीरियसली लेना, और अटेंडेंस को भी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अटेंडेंस आप अपने सुपरवाइज़र से जुगाड़ कर लेते हो या बात कर लेते हो तो वो मान जाते हैं और अटेंडेंस का इतना इशू नहीं होता, लेकिन एग्ज़ाम क्लियर करना सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नहीं तो आपकी पीएचडी कैंसिल हो सकती है, इस टाइम की मेहनत वेस्ट हो सकती है। तो कोशिश करना कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 55% मार्क्स लाओ। और कुछ क्रेडिट्स आपको सिक्योर करने होते हैं, तो क्रेडिट्स का भी बताऊँ, क्योंकि अलग अलग क्रेडिट्स अभी हम पढ़ेंगे किससे क्या क्रेडिट्स जनरेट होता है, वो क्या होता है। लेकिन आपको मिनिमम 2022 के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको कितने क्रेडिट्स चाहिए, मिनिमम आपको चाहिए होते हैं 14 क्रेडिट्स, या आई गेस 12 क्रेडिट्स। हाँ, मिनिमम 12 होते हैं और मैक्सिमम आपको 16 क्रेडिट्स चाहिए, ठीक है, टू परस्यू योर पीएचडी। अब बात करते हैं सिलेबस की, ठीक है। तो आपने अगर कोर्स वर्क आपका स्टार्ट होने वाला और आप एक्साइटेड हो कि पता नहीं कोर्स वर्क में क्या सिलेबस आएगा, मैं क्या पढ़ूंगा, या मैं थोड़ा सा पहले से ही पढ़ के रख लेता हूँ, मेरे को और भी चीज़ें करनी है। अगर आपको कोई पहले से बैकअप प्लान है या कोई और पढ़ाई करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके पास अभी टाइम है पढ़ने का, तो आप रिसर्च मेथडोलॉजी से स्टार्ट कर सकते हो पढ़ना, क्योंकि ये हर यूजीसी के अकॉर्डिंग ये आपका सिलेबस रहता है। सारी यूनिवर्सिटी फॉलो करती हैं, कुछ में एक दो चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, पर बाकी सारी जगह यही सेम सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट ये जो बेसिक्स है, ठीक है, एक दो चीज़ें ऐड ऑन हो सकती है पर रहेगा ये सब कुछ। तो रिसर्च मेथडोलॉजी सबसे पहले आपको पता है, आपने नेट जीआरएफ क्लियर किया होगा या एंट्रेंस भी दिया होगा, तभी आपका पीएचडी में एडमिशन हुआ होगा, और आप पेपर 1 में रिसर्च मेथडोलॉजी तो पढ़ते ही हो, तो बस वही आएगा आपके सिलेबस में। लेकिन ऐसा नहीं कि बेसिक्स, थोड़ा आपको हार्ड वाला, कि स्टैटिस्टिक्स भी होते थे उसमें, काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, टी टेस्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें सिखाना। क्योंकि आप रिसर्च प्रपोजल को लिखना कैसे, देखो फर्स्ट पॉइंट लिखा है ना, राइटिंग बेसिक्स ऑफ राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल, वो सिखाए जाएंगे। बहुत बच्चों को आते हैं, लेकिन बहुत बच्चों को गलत भी आता है, जो हमें आता है ना वो हमेशा सही नहीं आता। तो उसको प्रपोजल का एक बेसिक्स कैसा होना चाहिए, कैसे हम लिखते हैं, फॉर्मेट एंड ऑल सिखाएंगे। रिसर्च क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाता है, हाइपोथेसिस कैसे बनाया जाता है, वो चीज़ें देखेंगे, अब आपको सिखाई जाएंगी। और आपके इसको पढ़ने के लिए, रिसर्च मेथडोलॉजी के लिए 2 बुक्स कंसिडर की जाती हैं ज़्यादातर। तो ये 2 बुक्स आपके सामने, ठीक है, इन 2 बुक्स से आप पढ़ सकते हो। अगर आपकी कोई क्लास मिस हो गई है या आप अपने लेवल पे भी पढ़ना चाहते हो तो बेस आपका क्लियर हो जाएगा। फिर पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म की मेथडोलॉजी, इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा लेक्चर बनाया था, ये वाला, तो आप ज़रूर से देख लेना पॉजिटिविज्म और उसका। देन कॉजेशन एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, आपको उन दोनों के बीच में अंतर समझाया जाएगा, वो आपको बुक में मिल जाएगा। कॉजेशन और वेरिएबल्स क्या है, नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल रिसर्च आप पढ़ते ही हो, पढ़ भी रखी होगी कई बारी। सो उसके बाद उसके अलावा क्या, फिलॉसफी ऑफ साइंसेस, ठीक है। तो ये बुक से कवर हो जाएगा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। फिलॉसफी ऑफ साइंसेस कहाँ से पढ़ सकते हो, तो कुछ तो इस बुक में है, और आपको सबसे अच्छी बात, आपको बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आधे 1-1 घंटे की वीडियो इन सारी इसमें बनाई हुई है, ये आपको प्लेलिस्ट भी दिख गई। कार्ल पॉपर पढ़ाया हुआ है, थॉमस कून पढ़ाया हुआ है, एमेरल ऑक्टोस, पॉल फेरेबंद, और इसके अलावा कुछ और थिंकर्स, मैक्स वेबर वगैरह भी मैंने पढ़ाए हुए हैं, बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से ट्रिक्स के साथ पढ़ाए हुए हैं, तो आपको याद भी हो जाएंगे। और कोर्स वर्क का जब एग्ज़ाम होने वाला होगा तो उससे पहले बस ये देख के चले जाना, और मेरी वीडियोस आपको बहुत हेल्पफुल होंगी, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो उसके अलावा आपको पढ़ने होते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वालिटेटिव मेथड्स में ये सारी चीज़ें, इंटरप्रिटेटिंग टेक्स्ट, कि जब आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली आप रिसर्च कर रहे हो किसी टॉपिक पे, जो आपका टॉपिक सेलेक्ट हुआ है, उसके लिए आप बहुत सारे जर्नल्स, आर्टिकल्स, बुक्स पढ़ोगे। उसमें से आपको अपनी चीज़ें कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है, कैसे उसको समझना है, वो सारी चीज़ें। हार्मेनेटिक्स एंड फिनोमेनोलॉजी भी आपको पढ़ाया जाएगा। स्ट्रॉस की जो है थिंकर, स्ट्रॉस, लियो स्ट्रॉस, उनकी रीडिंग, स्किनर की रीडिंग, टेरेंस बॉल की रीडिंग मैं पढ़ा दूंगी, चिंता मत करना। वो 2 रीडिंग मेरे को बहुत अच्छे से आती है, हमने ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ी थी। हस्टल है, हेडेगर है, मार्टिन हेडेगर, बीइंग एंड टाइम उनकी जो बुक है, ठीक है, वो बीइंग एंड टाइम। देन गार्डेमर है, डिस्कोर्स एनालिसिस क्या होता है, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस क्या होता है, आर्काइवल रिसर्च क्या है, एथनोग्राफी और ऑटो एथनोग्राफी में क्या वो है डिफरेंस। देन कंटेंट एनालिसिस, केस स्टडी मेथड, फेमिनिस्ट रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं, हिस्टोरियोग्राफिक इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री क्या होती है। मतलब आपका रिसर्च का एरिया कुछ भी हो, आपको समझ सब कुछ आना चाहिए। फिर आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि मेरा रिसर्च टॉपिक ये है और मुझे ये वाली मेथडोलॉजी यूज़ करनी होगी। अगर आपको सारी मेथडोलॉजी समझ आती है तभी तो आप डिसाइड कर पाओगे, और ऑब्वियसली आपको सुपरवाइजर भी हेल्प करेगा या करेंगी, जो भी आपके सुपरवाइजर होंगे। फोकस ग्रुप मेथड क्या है, नरेटिव रिसर्च क्या है, ये सारे आपके एक बेसिक डेफिनेशन, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में समझाई जाएंगी। इनका यूसेज, इनका इम्प्लीमेंटेशन समझाया जाएगा।
अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या होते हैं और मिक्स मेथड्स क्या होते हैं वो भी आपको सिखाया जाएगा। स्पेशली एआई टूल्स की मदद से हम कैसे अपनी रिसर्च को और अच्छा बना सकते हैं, डाटा को सर्वे करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम कैसे उसको एक क्वांटिटेटिव तरीके से पिरो सकते हैं, स्टैट्स के फॉर्म में कैसे पिरो सकते हैं, वो सारी चीज़ें। जैसे मिक्स मेथड्स क्या है, टेबल्स और ग्राफ्स अगर आप तैयार करते हो तो उसको कैसे रीड करना है, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वेरिएंस क्या है, जो आपने पेपर 1 में हमेशा पढ़ा होगा और आपको बहुत बोरिंग भी लगता है, बहुत हार्ड भी लगता है जब आप पेपर 1 की तैयारी करते हो ना, तो उसमें आपको डर लगता है कि काश बस स्टैट्स के क्वेश्चन ना आ जाए अगर आप सोशल साइंसेस के स्टूडेंट हो। कॉमर्स वगैरह के हो तो उनको ईजी लगता है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस क्या है, क्रॉस टैब्स क्या है, लेयर्ड क्रॉस टैब्स, लॉजिक ऑफ रिग्रेशन ये पढ़ते हैं, कोरिलेशन, सर्वे, सैम्पलिंग, फ्रेमिंग क्वेश्चनियर। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपके बुक्स से कवर हो जाए, बट कुछ कुछ चीज़ें, बहुत हद तक चीज़ें कवर हो जाएंगी जो मैंने आपको बुक्स बताई। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और रिकोडिंग ऑफ वेरिएबल्स क्या है, टाइप्स ऑफ डाटा एंड डाटा सोर्सेज, क्रिएशन ऑफ डाटा फाइल्स। अच्छा, जो 2 बुक्स मैंने बताई वो मैंने आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करा रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरे ग्रुप का, वहाँ पे आप फाइल सेक्शन में जाओगे तो आपको दिख जाएंगी। ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे होती है, जब आप एक हाइपोथेसिस बनाते हो उसको नल और ऑल्टरनेटिव कैसे आप कन्वर्ट करते हो और उसको कैसे मतलब फॉल्स साबित करते हो, या टाइप 1 एरर आता है या टाइप 2 एरर आता है, वो सारी अभी तक आपने थियोरेटिकल पढ़ा था, अब आपको वो इम्प्लीमेंट करना सीखना होगा यहाँ पे एआई टूल्स की मदद से, जो आपको टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और कुछ टूल्स में अभी आपको दिखा दूंगी लिस्ट। बिब्लियोमेट्रिक्स क्या है वो सारी, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, बिब्लियोग्राफी मतलब जब आप बनाते हो ना लास्ट में उसको एक्नॉलेज करके, तो उसके लिए भी एक तरीका होता है अपना। और रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स, ये सबसे ईजी होता है। एथिक्स रिसर्च के क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, एथिकल नहीं है, बहुत सारे आप एथिकल में आते हैं आपके, कितने बार आपने पेपर में जब एमसीक्यू सॉल्व किए होंगे तो आपने देखा हो। तो बेसिकली एथिक्स इन रिसर्च आपको कहीं पे भी किसी भी बुक में चैप्टर मिल जाएगा, केवीएस मैदान में मिल जाएगा, और यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी एथिक्स की जो वीडियोस है अवेलेबल है कि रिसर्च में क्या क्या एथिक्स होते हैं। पब्लिकेशन कराते टाइम या पीयर रिव्यूड है, ब्लाइंड रिव्यूड होता है, हमें जो भी हमारे जो जिनसे भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उनकी आइडेंटिटी एनॉनिमस रखनी होती है, और उसको कोई हार्म नहीं होना चाहिए रिसर्च करते टाइम। हमारे जो भी जिनसे भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी हमारा ग्रुप है, जो भी हमारी पॉपुलेशन है, सैम्पल है, उससे रिलेटेड कुछ भी अनएथिकल नहीं करना है। ठीक है, उनको सारी जानकारी देनी है, झूठ नहीं बोलना है, ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मल होती हैं, ईजिली समझ आ जाएंगी। ठीक है, सो बात करते हैं नेक्स्ट। उसके अलावा आप ये टॉप 10 रिसर्च और प्रोडक्टिविटी टूल्स है जो आप 2023 के लेटेस्ट वाले एआई की मदद से आप अपने रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो। लिटरेचर सर्च के लिए राइटिंग असिस्टेंट, ग्रामर, पैराफ्रेजिंग, साइटेशन, इलस्ट्रेशन, डाटा क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव हो तो उसमें ये सामने सामने लिखे हुआ है। ये इमेज मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दी थी, आप देख लेना। एक्सेल में आप क्या यूज कर सकते हो, जैसे एमएस एक्सेल का यूज करते हैं हम डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह के लिए, तो एक्सेल में भी एआई आ चुका है प्रोडक्टिविटी के लिए, और भी सारे टूल्स है। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप देख लेना, मीडिया सेक्शन में आपको मिल जाएगा। देन तो कोर्स वर्क में सिर्फ इतना नहीं है, रुको ज़रा, वेट करो, और भी चीज़ें पढ़नी है। ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो बेसिक्स है, सबको पढ़ना होता है। इसके अलावा और क्या पढ़ना हो सकता है, जैसे कि पेडागोजी। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले रिसर्च मेथोडोलॉजी बताया, रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स बताए, उसके 4 क्रेडिट्स होते हैं, 2 क्रेडिट इसके। मैंने आपको बोला इसमें जैसे मिनिमम 14 क्रेडिट मेंशन है इस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जिसका मैंने निकाला है, बट वैसे यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 12 मिनिमम होते हैं और 16 मैक्सिमम होते हैं क्रेडिट्स आपको चाहिए होते हैं जब आप एग्ज़ाम देते हो। ठीक है, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, उसके 4 क्रेडिट्स मिलते हैं। रिसर्च पब्लिकेशन एथिक्स का आपने कोर्स पर कंप्लीट कर लिया अच्छे से तो उसके 2। पेडागोजी भी सिखाई जाती है, लर्निंग एंड राइटिंग स्किल्स सिखाई जाती हैं कि कैसे लिखना कैसे है, ठीक है, रीड कैसे करना है, लर्निंग तो नहीं, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स भी इसी में इंक्लूडेड हो जाती हैं। ठीक है, ये भी कंपलसरी कोर्स है, इसके 2 क्रेडिट है। कोर कोर्स, अभी कोर कोर्स क्या है, ये कोर कोर्स जो है सबका अलग अलग होता है। पहले 3 तो है, आप कोई भी फील्ड से बिलोंग करते हो, चाहे आईआईटी, मेडिकल, सोशल साइंसेस, कोई भी कुछ भी हो, आपको ये तीनों करने ही होता है। पेडागोजी किसी में होता है, किसी में नहीं होता, कंपलसरी मतलब कंपलसरी है इस वाले के लिए, कुछ कुछ में है, कुछ कुछ में नहीं है, वैसे ज़्यादातर ऑलमोस्ट में पेडागोजी होता ही होता है। तो क्योंकि रीडिंग एंड राइटिंग मैंने आपको बताया ना, तो उसमें आ जाएगा कि आपको कैसे लिखना है, ऑल दैट स्टफ, एंड पेडागोजी भी आएगा। देन कोर कोर्स जो है सबका डिफर करता है, इसमें आपको अलग से पास होना होता है, ये भी कोर्स वर्क का पार्ट है। जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस की हूँ तो मेरा सोशल साइंस डिपार्टमेंट होगा, तो सोशल साइंस डिपार्टमेंट का जो
पॉलिटिकल साइंस का जो कोर्स होगा उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस बनेंगे। वैसे अगर आप मेडिकल के हो, एग्रीकल्चर रिसर्च कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, तो लॉ के हो, तो उस हिसाब से आपका कोर्स वर्क डिज़ाइन होगा लास्ट वाला, जो कि 4 क्रेडिट्स का होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन कोर कोर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैं इसका एग्जांपल अभी आपको दूंगी नेक्स्ट स्लाइड में, तो वेट। ठीक है, वो आपके टाइटल के अकॉर्डिंग आपको मिलता है। ठीक है, तो जिसको कोर्स वर्क नहीं समझ आया, कोर कोर्स क्या है, सबका कैसे अलग है, तो जिस फील्ड में आपका रिसर्च एरिया जो आपका होगा उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट अलॉटेड होते हैं, उस हिसाब से आपको उस फील्ड में कोर्स वर्क कराया जाता है। पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिकल साइंस वाले करेंगे, लॉ का अलग होगा वैसा। तो अभी मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का एग्जांपल दूंगी नेक्स्ट स्लाइड में। फिर इसके बाद एडवांस इंडिपेंडेंट स्टडी AIS होता है 2 क्रेडिट्स का, जो आपका सुपरवाइजर आपको करवाएगा, जिसमें आपको रिव्यू करना होता है, विच इन्वॉल्व स्टडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड सबमिशन ऑफ अ रिव्यू ऑफ 24 रिसेंटली पब्लिश्ड क्वालिटी रिसर्च पेपर्स। तो अभी जो रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हुए हैं उसको आपको रिव्यू करना होता है। तो आपको सुपरवाइजर को समझ आता है कि इसको अभी जो मैं करवा रहा हूँ वो समझ आ रहा है कि नहीं। तो एक इंडिपेंडेंट स्टडी करनी होती है, वो आपको कोई रिसर्च पेपर या पब्लिकेशन का देगा करने के लिए, और आपको उसको रिव्यू करना होगा, स्टडी करना होगा और अपना निष्कर्ष निकाल के देना होगा। तो देखो, सिर्फ आप इसमें जो आपका रिसर्च टॉपिक है उससे रिलेटेड रिसर्च नहीं कर रहे हो, और भी चीज़ें करते हो। ठीक है, उसके अलावा आपको 3 पेपर पब्लिश कराने होते हैं। 3 में से 2 पेपर आपके UGC केयर लिस्ट या स्कोपस में होने चाहिए, और 1 पेपर आप कहीं पे भी पब्लिश करवा सकते हो, वो नॉर्मल पीयर रिव्यूड में कराओ, कहीं पे भी कराओ। ठीक है, 2 UGC में होने चाहिए। हर 6 या 1 साल का ऐसा होता है कि आपको 1 पेपर पब्लिश कराना कंपलसरी होता है। ठीक है, नहीं तो आप ऐसा ऑथर कैसे बनोगे आगे। PhD में आपका क्या फिर मतलब ही क्या रह गया, सिर्फ आपने 3 साल सिर्फ थीसिस लिखा, ठीक है, कहीं रिसर्च पब्लिश ही नहीं कराई, अपनी कोई आर्टिकल नहीं लिखा, तो उसका कोई फिर बेनिफिट नहीं है। तो इसके भी 2 क्रेडिट्स हो गए। ठीक है, फिर आर्टिकल को रिव्यू किया जाता है, उस AIS में आपको रिव्यू करवाना होता है आर्टिकल। ठीक है, अपने आपका सुपरवाइजर जो SRC कमेटी है वो रिव्यू करती है। एटलीस्ट 20 A4 साइड शीट्स का ये कंटेंट होता है, सुपरवाइजर से कंसल्ट करके आपको लिखना होता है। तो ये मेरे से मत पूछना इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन, आपको सुपरवाइजर आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा क्या रिसर्च है, कैसे रिव्यू करना है। बस मैं आपको एक बता रही हूँ कि आपको इस जर्नी से होके गुजरना है, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। जो ये लास्ट पॉइंट लिखा है इसमें आपका लिखा है पासिंग क्राइटेरिया। तो आपका जब आप एग्जाम दोगे कोर्स वर्क का, तो इसमें आपके 6 क्रेडिट्स बनने चाहिए, 6 CGPA बननी चाहिए, नॉट क्रेडिट, CGPA आपको पता है मास्टर्स और ग्रेजुएशन में आपको CGPA मिली होगी। तो 6 CGPA होनी चाहिए, और 50% मार्क्स आपके हर पेपर में होने चाहिए। किसी किसी में 55%, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला, किसी में 55 है और किसी किसी में 50% है, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी। ठीक है, पर UGC रेगुलेशन के अकॉर्डिंग 55% है। यहाँ पे शायद टाइपिंग एरर है, 55% मार्क्स होने चाहिए। एंड इन ऑर्डर टू एलिजिबल टू डू रजिस्टर फॉर PhD, ताकि आप PhD के लिए कोर्स वर्क कंप्लीट करके पूरा पक्का कर लो अपना एडमिशन, क्योंकि कोर्स वर्क में आउट हुए ना तो फिर PhD कैंसिल। ठीक है, तो पक्का कर लो अपना एडमिशन, आप रजिस्टर हो जाओगे PhD के लिए। जैसे आप कोर्स वर्क कंप्लीट करते हो, पास हो जाते हो, और फिर अपनी PhD आराम से कंटिन्यू कर सकते हो बाकी सालों के लिए। हाउएवर ये बहुत ज़रूरी है कि आपको मिनिमम 33% मार्क्स चाहिए होंगे एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। वो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन अलग है, कोर्स वर्क का अलग है, उसमें आपको अभी डिटेल में नहीं जाना है। बात करें ये ऑप्शनल कोर्स टाइटल, मैंने आपको बोला था ऑप्शनल होता है। जैसे कि ये पॉलिटिकल साइंस का है, जो बच्चे पढ़ते हैं हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जैसे सबऑल्टर्न पॉलिटिक्स इन इंडिया, तो ये 7 हैं। 7 में से आपको 2 या 3 सब्जेक्ट्स लेने होते हैं आपके रिसर्च एरिया के अकॉर्डिंग या आपके पसंद के अकॉर्डिंग, और अलग अलग मैंने फैकल्टी के नाम छुपा दिए हैं जानबूझ के। ये कुछ प्रोफेसर हैं, सबको एक एक सब्जेक्ट अलॉट होता है, वो आपकी क्लास लेता है, आपको टाइम टेबल मिलता है। सबऑर्डिनेट पॉलिटिक्स इन इंडिया पढ़ाया जाता है, इंडियन फेडरलिज्म पे क्लासेस होती है, सिटीजनशिप हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, डिप्लोमेसी हो गई, और पीस एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन या जो सिक्योरिटी स्टडीज़ पे काम कर रहे हैं उनके लिए, फिर नॉलेज डेवलपमेंट एंड पॉलिटिक्स। सो आई होप आपको ये जो ऑप्शनल वाला कोर्स वाला है, जो सबके लिए अलग होता है, वो समझ आ गया होगा। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपको और कौन सा लेक्चर चाहिए या कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए, PhD से रिलेटेड ही चाहिए, या फिर आपको नेट CRF से रिलेटेड कुछ चाहिए, या PhD की वैकेंसीज़ या उनसे रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़। ये सब मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट करती हूँ या कम्युनिटी पोस्ट पे डालती रहती हूँ, जहाँ जहाँ वॉक इन इंटरव्यूज़ निकलते हैं या फिर एडमिशन शुरू हो जाता है उससे रिलेटेड। और इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं PhD के, उसका मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी 2-3 वीडियोस में। PhD प्रोसेस गाइड करके प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो प्लेलिस्ट पे आप देख लेना कि रिसर्च टॉपिक कैसे चूज़ करना
करना होता है, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना होता है पीएचडी का, और प्लेजरिज्म ना आए उसके लिए आपको बिब्लियोग्राफी कैसे टाइप करनी होती है वर्ड फाइल में, वो सारा मैंने आपको समझाया है, तो वो आप वहाँ से देखना। प्लस और कोई टॉपिक हो तो बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्टे ट्यून्ड।